हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 को देखने वाले हैं। ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट देयर अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से पीपल कैसे फुलफिल करते हैं, ये इसकी स्टडी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन है। जैसे इंसान की जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, वो लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उन्हीं कम मात्रा में जो चीज़ें हमारे पास है उससे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के सारे जो तिकड़म लगाते हैं वो सब इकोनॉमिक्स के स्टडी के अंदर आता है। तो इसमें हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? हमारे पास जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं वो वेरी लेस हैं, ठीक है, बहुत ही लेस अमाउंट में, जबकि हमारे वांट्स जो है, जो हमारी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कहते हैं ना, इंसान का लालच बहुत बड़ा होता है, उस टाइप का। हमको क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती है, ठीक है। कौन सी चीज़ पहले करनी है, मतलब कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है, ठीक है। तो क्या होता है कि इकोनॉमिक्स को इस बेसिस पे आगे चल के हम दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है स्मॉल लेवल पे होता है, वहीं पे मैक्रो लार्ज लेवल पे होता है। हिंदी अगर टर्म देखना चाहें आप इसका, तो माइक्रो का होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, वहीं पे इसका समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये होता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो देखिए, अगर हम पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक आदमी को या फिर उसके घर यानी हाउस होल्ड, ठीक है, उसको स्टडी करें, या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फर्म किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ के उसके सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करें, तो क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं पे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम, तो ये बल्क लेवल पर देखते हैं, किसी सोसाइटी का देखना हो, किसी कंट्री का देखना हो, तो ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। आगे बात करते हैं कुछ और, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में कुछ कंपैरिजन है यहाँ पे। तो देखिए, मीनिंग डिफिनीशन तो हमने देख लिया कि क्या होता है कि ये इकोनॉमिक्स इशूज़ को स्टडी करता है, ठीक है, किस लेवल पे? इंडिविजुअल फर्म लेवल पे या इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल पे। वहीं पे जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो क्या करता है? इशूज़ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है एट द लेवल ऑफ होल, ठीक है, कंट्री, कम्युनिटी, ठीक है, सोसाइटी, ऐसे। अब क्या क्या इनका कंसर्न होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं? तो देखिए, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये कंसर्न होता है बेसिकली आउटपुट और उसके प्राइस ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड इंडस्ट्री, ठीक है। जिस लेवल पे जो इसकी स्टडी करता है, जैसे माइक्रो या मैक्रो, ठीक है, जिस लेवल पे वो स्टडी कर रहा है उसी लेवल पर उस चीज़ का आउटपुट कितना होना है, क्या उसका प्राइस रखना है, ये सब चीज़ें वो कंसर्न होता है उसका। जैसे इसने क्या किया इंडिविजुअल फर्म लेवल पे, ठीक है, इंडिविजुअल फर्म लेवल पे और इंडस्ट्री लेवल पे। इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए स्टील सेक्टर हो गया, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर सेक्टर को पकड़ के उसकी चीज़ें बारे में करेगा स्टडी। वहीं पे ये जनरल प्राइस के बारे में, ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट के बारे में कंसर्न करेगा। तो एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में इकोनॉमिक्स एज अ होल इकोनॉमी में कंसर्न रहता है। अब फोकस एरिया क्या है? इसमें क्या होता है? मैक्सिमम इंडिविजुअल के गेन के ऊपर फोकस करते हैं ये। और जो आपका मैक्रो वाला होता है वो सोसाइटी के वेलफेयर पे फोकस करता है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, ऐसे ही। अब स्कोप क्या है इनका? तो इसका जो है स्कोप नैरो होता है और ये पर्टिकुलर पर्सन है, पर्टिकुलर मार्केट पे ही फोकस्ड होता है और इसका स्कोप बहुत ही वाइडर होता है। अब इंडियन इकोनॉमी को हम इसके हिस्ट्री को, इंडियन इकोनॉमी को 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक, इंडिया की इकोनॉमी कॉलोनियल टाइम से पहले कैसे थी, ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले कैसा था, फिर कॉलोनियल टाइम में, ठीक है, जो हमारे ऊपर अंग्रेज रूल कर रहे थे उस टाइम कैसी इकोनॉमी थी, और हम 1947 में जब आज़ाद हुए उसके बाद हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई। तो 3 पार्ट में हमेशा पढ़ते हैं, ठीक है। अगर प्री कॉलोनियल की बात करें तो हमारा गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में। हमारा बहुत सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के साथ लिंकेजेस था, हम अच्छा ट्रेड करते थे, हमारा ट्रेड जो था डेवलप था, इकोनॉमी डेवलप थी, ठीक है, टॉप लेवल पे थे हम लोग ट्रेड में। वहीं पे कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ? डबल डिक्रीमेंट हुआ इकोनॉमी में, ठीक है। उसके बाद उनका एक्सप्लॉयटेशन हमारे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे हमारी कंट्री बहुत गरीब हो गई। पोस्ट कॉलोनियल टाइम में क्या हुआ? हमने कृषि, ठीक है, सेक्टर पे फोकस किया, 5 ईयर प्लान्स बनाए, ठीक है, उसके बाद अपनी कंट्री को धीरे धीरे पटरी पे लेके आए। तो ये काफ़ी हमारा बड़ा अचीवमेंट रहा है कि हमारी कंट्री फिर से अपने पटरी पर वापस लौटी है और इकोनॉमी आने वाले टाइम में वर्ल्ड की टॉप फर्स्ट इकोनॉमी में पहुंचने वाली है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा थीम है, थीम जो है प्रोडक्शन है, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो इसमें बताया गया है चैप्टर में कि रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में उसको रिसोर्स की हेल्प से कंबाइन करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक विलेज है पालपुर, ठीक है, पालमपुर, उसकी कहानी दी हुई है जो कि वेल कनेक्टेड है रायगंज, जो नियर वेस्ट उसके नियर जो है टाउन है, ठीक है, रायगंज और सागर से
बढ़िया कनेक्टेड है, वेल रोड है और बाकी वहाँ पे मार्केट सिस्टम भी डेवलप है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे जो विलेज पालमपुर है वहाँ पे लगभग 450 फैमिलीज़ है, जिसमें से 80 अपर कास्ट है। ठीक है, इनके पास बड़े घर हैं और वो घर पक्का हाउस है। ठीक है, और 1/3 जो है जिनके पास स्मॉल हाउस है, छोटे घर हैं, और वो गांव में किसी कोने में उनके घर बने हुए हैं और मिट्टी, ठीक है, मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं। ठीक है, बेसिकली वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बताने की कोशिश कर रहा है स्टोरी में। अब बात कीजिए, उसमें कह रहा है कि गाँव के पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है। ठीक है, वहाँ पे गाँव में 2 स्कूल हैं, एक हॉस्पिटल है। ठीक है, PSC गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, PSC का फुल फॉर्म हुआ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, वहीं पे कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी हैं। अब प्रोडक्शन में बात करते हैं तो प्रोडक्शन 2 तरह के एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक फार्मिंग, ठीक है, कृषि से रिलेटेड चीज़ों में, दूसरा नॉन फार्मिंग। ठीक है, तो अब आपने देख लिया। अब इसमें नॉन फार्मिंग सेक्टर में गांव में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ छोटा मोटा प्रोड्यूस करते हैं लोग। ट्रांसपोर्ट में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं या फिर रिक्शा ऑटो रिक्शा इस टाइप कुछ चलाते हैं। ठीक है, फिर शॉपकीपिंग है, छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं लोग। मिल्क डेयरी, ट्रेड, ठीक है, और सप्लायर्स, ये सारी चीज़ें हैं नॉन फार्मिंग सेक्टर के। अब इनका क्या एम क्या है, इनके एम की बात करें तो इनके एम में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ही इनका मेन एम है। ठीक है, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के 4 फैक्टर है। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो पहले फैक्टर की बात करते हैं लैंड। तो लैंड एक हमारा फिक्स्ड रिसोर्स है। ठीक है, और स्कैर्स कमोडिटी है। ठीक है, आपको ये वर्ड्स याद रखने, क्योंकि आंसर राइटिंग करते टाइम या फिर एग्जाम के ऑप्शन में आपको ये वर्ड्स मिलने वाले हैं, फिक्स्ड रिसोर्सेज या स्कैर्स कमोडिटी। इट मीन्स कि जैसे कोई कंट्री में लेट सपोज इंडिया है, तो इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया, ठीक है, 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, वो जो चेंज होने नहीं वाला, वो इतना ही रहेगा। इट मीन्स उसके पास जितनी ज़मीनी एरिया है वो फिक्स है। ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। जैसे हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस एरिया को हम क्या कहते हैं, वो लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। सेकंड जो है लेबर। लेबर 2 तरह के होते हैं, एक मैनुअल और एक एजुकेटेड। एजुकेटेड वालों को आप स्किल्ड लेबर भी बोल सकते हैं या स्किल्ड पीपुल। दूसरे वाले को बोलते हैं फिजिकल वर्किंग पीपल्स, जिनको आप लेबरर्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो है हमारा कैपिटल। कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी आ सकता है और ह्यूमन कैपिटल या फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर फिजिकल कैपिटल देखें तो क्या क्या होता है, तो फिक्स्ड कैपिटल एक होता है। फिक्स्ड कैपिटल इसका मतलब क्या होता है, ये यूज फॉर मेनी ईयर्स, कई साल तक चलते हैं इसको। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर यूज होते हैं। जैसे आपके कोई टूल हुआ, मशीन्स हुई, बिल्डिंग्स हुई। वहीं पे जो वर्किंग कैपिटल होता है वो रॉ मटेरियल होता है या फिर पैसे जो उसमें लगते हैं। वो क्या होते हैं कि जो प्रोसेस आप किसी गुड का प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यूज्ड अप हो जाती हैं। अब आपका ह्यूमन कैपिटल जो सेकंड टाइप है, ये क्या होता है, जो ह्यूमंस को या फिर इंसान लोग आपके एरिया में जो रह रहे हैं या फिर जो आपकी कंपनी अगर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, उनको कितना नॉलेज है, आप कितना उनको इंटरप्राइज में शेयर दे रहे हैं, उनका कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, मेंटल पावर कितना यूज़ कर रहे हैं, ये सभी ह्यूमन कैपिटल में आएगा। आप ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन में इन्वेस्ट करके, हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करके, ठीक है, उनके वेलबींग में इन्वेस्ट करके आप ह्यूमन कैपिटल को इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फिक्स्ड एंड स्कैर्स लैंड रिसोर्स है, 75% जो हमारा लैंड एरिया है वो फार्मिंग में यूज़ होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसका कोई स्कोप नहीं है कि उसको फर्दर एक्सपेंड किया जाए। उसके बाद जैसे कुछ वेस्ट लैंड होते हैं, उनको कल्टिवेबल लैंड बनाया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। जो हमारा लैंड है वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगे, तो एग्जाम्पल आपको पता है, जैसे वाटर हुआ, फॉरेस्ट हुआ, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट का। तो 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर में उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और उसकी लेंथ, तो उसको 1 हेक्टेयर कंसीडर करते हैं। और लैंड को मेजर करने कुछ अलग यूनिट्स भी यूज़ होती हैं, जैसे बीघा और गुइंठा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो सीजन्स होते हैं। ठीक है, सीजन के बेसिस पे जो क्रॉपिंग सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, रेनी सीजन्स होते हैं, तो रेनी सीजन्स में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस किया, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सभी को खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज हुआ है इस चैप्टर में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका मतलब क्या होता है, केवल उतना प्रोड्यूस करना जितना जो प्रोडक्शन करने वाला है यानी उसकी फैमिली है आसानी से सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, हिंदी में जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। पहला रेनी सीजन, दूसरा होता है विंटर सीजन। विंटर सीजन में रबी फसल जो होती है यहाँ पे ग्रो होती है, जैसे मेन होता है वीट। वहीं पे अक्टूबर दिसंबर का सीजन होता है विंटर का। ठीक है, और इसमें कुछ अदर टाइप होता है, जैसे जायद होता है। ठीक है, थर्ड वन। उसके बाद इरिगेशन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे इंडिया में इरिगेशन के लिए मैक्सिमम पर्शियन व्हील यूज़ होती है और ट्यूबवेल्स व्हील यूज़ होते हैं।
अब बात करते हैं सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन फार्मिंग की वजह से उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हुई आपको ये पता होना चाहिए। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, HYV सीड्स। तो HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ और पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ। कहाँ पे? ग्रीन रिवोल्यूशन की ये आपकी विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती है? तो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? काउ डंग यूज़ करते हैं एज अ मैन्योर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लैंड एरिया है वो सस्टेनेबल तरह से यूज़ होना चाहिए। सस्टेनेबल यूज़ का मतलब क्या हुआ कि उसकी फर्टिलिटी को हमको मेंटेन रखना है, इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल, उसको डिप्लीट होने से बचाना है। और केमिकल फर्टिलाइज़र जो नुकसान पहुंचा रहे हैं फौना और फ्लोरा को, उसको भी रिड्यूस करना है हमको, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है। तो इसमें ये बताया हुआ है कि हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द पंजाब एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसा है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इंडिया में, तो स्मॉल एंड स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं लोगों के पास। अब ये मैप देखिएगा, इस मैप से काफ़ी आइडिया आपको लगने वाला है। ये हमारा जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कल्टिवेबल एरिया को, ठीक है। और ये नंबर ऑफ फार्मर्स हैं। तो देखिए 64% एरिया जो है, ठीक है, जो हमारा 2 हेक्टेयर से कम का एरिया है, 64% एरिया 2 हेक्टेयर से कम का है। और 36% एरिया जो है बड़े लैंड शेयर का है। तो ये हमारा 64% जो छोटे 2 हेक्टेयर से कम वाले एरिया, वो 80% फार्मर्स इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। और जो बड़े फार्म लैंड है हमारे पास 36%, वो देश के केवल 20% ऐसे मीडियम एवं लार्ज फार्मर हैं जिनके पास ये एरिया है। तो कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी आप इससे देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पूरे कंट्री का 64% जो लैंड एरिया है वो केवल 20% फार्मर एक्वायर करते हैं। ये इसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट जो 36% है उसको 80% लोग ओन करते हैं। इट मीन्स कि कम शेयर को ज़्यादा लोग ओन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब शेयर भी कम है और उसके शेयर होल्डर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक उस एरिया में कितने ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा उसका, फिर लोगों को, है ना, ये किसी एक का शेयर होगा, किसी एक का शेयर फर्दर वो और पार्ट्स में छोटा होगा। तो ऐसे क्या हो रहा है, ज़मीन का एरिया छोटा होता जा रहा है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी नुकसान की बात है। अगली समस्या जो है वो लैंड फ्रेगमेंटेशन की है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक फिनोमिना होता है दैट एग्जिस्ट व्हेन हाउस होल्ड ऑपरेट्स ए नंबर ऑफ ओन्ड और रेंटेड नॉन कंटिजियस प्लाट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिचुएशन जिसमें फार्मिंग हाउस होल्ड जो उनके पास जो ज़मीनी एरिया होता है उसको क्या करते हैं कि कई छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे एरिया में बिखरा हुआ होता है, ठीक है, ऑफन स्कैटर्ड ओवर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या क्या समस्याएं हैं और बाकी अदर मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडिया में। तो हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ पे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का प्रॉब्लम है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, या फिर जो एक्सेस है भी तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि लेबर। तो लेबर में आप मैकेनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। जो लेबर्स हैं उनका जगह मशीनों ने ले लिया है, ठीक है। तो लेबर इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर की बात करें तो हमारे इंडिया में अबंडेंट है, ठीक है, जबकि लैंड जो है स्कैर्स है, लिमिटेड है, बट लेबर जो है अबंडेंट है। लेबर 2 तरह के होते हैं, आपको पता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड। वहीं पे हार्ड वर्क एंड मैनुअल इनपुट ये इसकी विशेषताओं में आएगा, ठीक है। और क्या क्या मशीन यूज़ होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर प्लोइंग में यूज़ होते हैं, हार्वेस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है, और थ्रेशर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैकेनाइजेशन इज़ गुड, ठीक है, फॉर लार्ज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, जहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस करना हो, जैसे इंडिया के फूड मीट रिक्वायरमेंट्स को मीट करना हो, तो मैकेनाइजेशन इज़ वेरी गुड। बट क्या होता है कि इट क्रिएट्स बैरननेस इन द फील्ड फार्मिंग ड्यू टू ओवर यूज ऑफ लैंड। मतलब मशीन का यूज़ करके फार्मर्स ज़मीन को इतनी ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं, ज़मीन हमारी बैरन यानी बंजर होती जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं वेजेस कितने तरह से दिए जाते हैं। तो इंडिया में सिस्टम है वेजेस को, कुछ लोग कैश में वेज देते हैं, कुछ लोग काइंड्स में। काइंड मतलब जैसे गाँव में क्या होता है, कुछ लेबर्स होते हैं जो काम करने के बाद लोग उनको कुछ वीट या राइस एज अ काइंड दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं पे लोग उनको खाना खिला देते हैं, तो इसको भी एज अ वेज कंसिडर किया जाता है। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स है लैंडलेस फार्म लेबर के साथ। एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि उनको कभी कभी तो कुछ दिन काम मिल जाता है, ठीक है, और कभी नहीं मिलता है। ऐसे सीज़न के हिसाब से भी होता है, उनको किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा उनके पास वर्क होता है और फिर किसी सीज़न में वो आइडल ऐसे बैठे रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है।
वहीं पे हमने देखा था फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में जो स्मॉल फॉरवर्ड्स होते हैं उनके पास वो बोरो करते हैं पैसे को, कहाँ से? लार्ज फार्मर से, जो बड़े किसान होते हैं, और मनी लेंडर से लेते हैं, ट्रेडर से लेते हैं, ठीक है। लेकिन नुकसान ये है कि उनका जो रेट होता है, जो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत हाई होता है। तो जो 80% स्मॉल फार्मर्स हमने देखा जो 36% लैंड एरिया को होल्ड करते हैं, वो इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। और जो मीडियम लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास सेविंग्स होती हैं, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो उनके पास लार्ज कैपिटल होता है, ठीक है। तो वो चीज़ों को सेल करते हैं, जिससे क्या होता है कि सरप्लस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, और उस सरप्लस से अपने लोन को रीपे कर लेते हैं, और सेविंग जो उससे बच जाता है उसको वो क्या करते हैं, सेविंग में अपने ऐड ऑन कर लेते हैं। इससे उनका क्या होता है कि कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। किसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ता है। अब इस चैप्टर की कुछ लास्ट चीज़ें, जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में विलेज के केवल 24% पालमपुर विलेज के लोग इन्वॉल्व थे उसमें। तो कुछ ऐसे सेक्टर जो नॉन फार्मिंग में आते हैं, जैसे डेयरी हुआ, आपको इसका नाम पता होना चाहिए, डेयरी सेक्टर। तो डेयरी सेक्टर में क्या करते हैं, वो बुफेलोज को खिलाते हैं, जैसे ग्रास, ज्वार, बाजरा, ठीक है। सेकंड है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा था, जैसे फैमिली लेबर होते हैं, रेयरली हायर लेबर्स, मतलब इसमें क्या करते हैं लोग, फैमिली के लोग ही आपस में एक गुड बना के चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट्स रखते हैं, टूल्स रखते हैं, उसको प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल करते हैं वो। उसके बाद जो ट्रेड करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स हुए, उसका ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की जो उस गांव में हो रही हैं। इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लॉसरीज हैं, मैं उसको बता देना चाहता हूँ, जिसमें जैगरी यूज़ हुआ था। जैगरी मतलब गुड़ होता है, ठीक है। बोएगेस, तो इसमें क्या होता है, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द बुफेलोज। उसके बाद कमोडिटीज़, तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो ट्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज होती हैं, उसमें कुछ दवाखाना, वीड यानी खरपतवार जो खेतों में घास फूस उग जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, वीडीसाइड, तो इन्हीं वीड्स को खत्म करने की जो दवाई डाली जाती है उसे वीडीसाइड कहते हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ 2 स्क्वायर मील, इट मीन्स कि दिन में 2 टाइम का जो खाना बोलते हैं ना, सुबह और शाम जो खाते हैं, उसको एक फ्रेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मील, ठीक है। और एक वर्ड इसमें हुआ था मीर्स, ठीक है। मीर्स का वेरी स्मॉल इन अमाउंट या फिर नंबर, जो इतना इनफ नहीं होता है कि पर्टिकुलर चीज़ को किया जा सके, किसी काम को जो हमारा एम है। उसके बाद क्या है कि इंडिया में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। इसमें दिया हुआ कि नॉन फार्म सेक्टर जो हमारे इंडिया के विलेजेस में है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं है, बहुत छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। आउट ऑफ एवरी 100 वर्कर इन रूरल एरियाज इन इंडिया ओनली 24 आर इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। जैसा कि हमने शुरू में यहाँ पे देखा, केवल 24% विलेज के लोग जो है 24% विलेज के लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो ये यहीं पर बता रहे हैं। और इसमें कुछ टर्म्स और हैं, जैसे कोर, ठीक है। कोर्स में क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, यू मस्ट टू डू, ऐसी चीज़। फिर परसुएट करना किसी को कुछ करने के लिए, ठीक है, मना लेना, इस टाइप का। फिर वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह का एजुकेशन होता है जो लोगों को प्रिपेयर करता है एज अ टेक्नीशियन इन वेरियस जॉब सच एज ट्रेड और क्राफ्ट, ठीक है। तो वोकेशनल कोर्सेज आपको याद रखना है, और इतनी चीज़ें इसमें है। फिर और इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर का पूरा रिव्यू कर लिया और शॉर्ट नोट्स आपको मिल गए हैं। तो आई होप क्लास 9th के चैप्टर में आपको पूरा तैयार हो गया होगा। और इसमें कुछ एक्सरसाइज के लास्ट में क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके भी कुछ इसमें दिया हुआ कि कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने शुरू में ही देख लिया कि एक्टिविटीज़ 2 टाइप की हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। एम क्या है प्रोड्यूस करने का, ये सभी आपको पता है, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग है, ये आइडिया था ग्रीन रिवोल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद ईल्ड क्या होता है, तो ईल्ड इज द मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सिंगल सीजन। एक सीजन में कितना क्रॉप प्रोड्यूस हुआ है, इसी को ईल्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, तो 1960s में स्टार्ट हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HYV सीड्स के बारे में मैंने शुरू में ही बता दिया। ये क्या होते हैं, ये ऐसे सीड्स होते हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि जो पर्टिकुलर एरिया से है उसका प्रोडक्शन जो है इंक्रीज प्रोडक्शन होगा, जितना आप तक प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे इंक्रीज प्रोडक्शन होगा, ऐसे सीड्स होते हैं। तो हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई ईल्ड्स वर पॉसिबल ओनली फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड। जब आप यूज़ करेंगे तभी हाई ईल्ड कब होगा, जब HYV सीड्स यूज़ करेंगे आप, इरिगेशन प्रॉपर होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, और मैकेनाइजेशन का यूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी हरित क्रांति की यानी ग्रीन रिवोल्यूशन की। और इंडिया में बात करें तो लोग कैसे अपने कैपिटल को ऑब्टेन करते हैं, तो कुछ फार्मर्स ऐसे जो सेविंग करते हैं अपनी, कुछ लोग लोन लेते हैं, ठीक है। बैंक से अगर फॉर्मल लोन लेते हैं तो बैंक वगैरह से लेते हैं तो उनके लोन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं,
ठीक है। तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं विच कैन बूस्ट द नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़, कुछ सेशन दिए गए थे चैप्टर में, मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। जैसे पहला क्या है कि थिंग्स विच इज़ इसेंशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पहला चीज़ आप याद रखिए। सेकेंड क्या है, विलेज गेट कनेक्टेड टू टाउन्स, विलेज को अच्छे से कनेक्ट करना वाया द रोड, ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन्स, ठीक है। जो कैपिटल है उसको यूज़ करना, रिक्वायरमेंट ऑफ लेस लैंड, ठीक है, मिनिमम, जैसे कहते हैं ना कम चीज़ों में मैक्सिमम प्रोड्यूस करना या फिर ज़्यादा प्रोड्यूस करना। फिर कंफर्टेबल, एक्सेसिबल और गेनफुल टू ओनर्स, मतलब ऐसी चीज़ें डेवलप किया जाए जो लोगों को प्रॉफिट भी दें और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। उसके बाद फिर क्या है कि गवर्नमेंट लोन पॉलिसीज विल हेल्प फार्मर टू हैव देम अरेंज देयर लिवलीहुड, ठीक है, अरेंजिंग देम लिवलीहुड। और ये एक्चुअली चैप्टर के लास्ट में ये दिया हुआ था क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी तो लोगों को हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, हमने पूरे चैप्टर का रिव्यू कर लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आप उसे जरूर देखिएगा, क्लास 9 का इकोनॉमी।